दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजीव कुमार अनुस्वार मंच पर पुनः उपस्थित हैं आपके लिए एक नई शख्सियत के साथ। तरसेम गुजराल जी, जिनके बारे में कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। अरे अरे उनका अनुभव, उनकी साहित्य सृजन अपरंपार है और हम उनसे आज पड़ताल करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा की। स्वागतम गुजराल साहब। शुक्रिया सर। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा आपकी साहित्यिक यात्रा। जी 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 हम ले चलेंगे वापस आपको स्मृतियों में जी और आपसे पड़ताल करेंगे कि कैसी रही आपकी साहित्यिक यात्रा, कैसे शुरू हुई। तो लाजमी तौर पर पहला सवाल तो यही बनता है कि आपकी साहित्यिक सृजन की जो यात्रा है वो कब से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई और किस प्रेरणा के साथ प्रारंभ हुई। ऐसा है कि मुझे पढ़ने का काफी शौक था आरंभ से ही, जी लेकिन घर में जो अखबार आता था वो उर्दू का आता था। पिताजी उर्दू पढ़ते थे, जी जिन्हें हम पापा जी कहते थे। जी जी तो हम क्योंकि पार्टीशन से यहाँ आए थे विभाजन के बाद जी पंजाब में जालंधर, तो उनका पुराना शिक्षा दीक्षा भी उर्दू की थी, हाँ तालीम उनकी जी जितनी भी। तो उर्दू का अखबार हमें उर्दू नहीं पढ़ना आता था जी बचपन में। परंतु फिर जब जो लिफाफे आते थे घर में, उन पर कोई चित्र या कोई लिखा हुआ विवरण होता था, हाँ उसे हम खोल के किताबों के अतिरिक्त पढ़ने की कोशिश करते। हाँ आधा अधूरा सा वो होता, जैसे कि परी कथा होती है उस तरह का। जी जी फिर हमें थोड़ा वक्त के बाद हमें पता चला कि एक पराग इस तरह की पत्रिका, बाल पत्रिका आती है, हाँ तो उसकी उस वक्त पर कीमत 40 पैसे थी संभवतः। जी तो हम 4 मित्रों ने, मैंने 3 मित्रों को और राजी किया कि 10-10 पैसे डालकर हम 40 पैसे देकर ये पत्रिका लाया करेंगे और पढ़ा करेंगे। तो बहुत एक मित्र थोड़ा-सा कंजूस था, उसने कहा कि पत्रिका मैं रखूँगा। हमने कहा ठीक है, फिर आपको पत्रिका बाद में मिलेगी। तो हाँ पत्रिका सबसे पहले मेरे हाथ में आती थी। हाँ तो मैं उस दिन पूरी रात, पूरा एक दिन में पढ़कर उसको उनको दे देता, तो ये चलता। जहाँ तक मुझे याद है, जब तक मैं 9th में आया, 9वीं क्लास में, तब तक मुझे प्रेमचंद के बारे में पता चल चुका था। जी और एक अध्यापक जो कि हमारी हिंदी के अध्यापक थे, हमारी शॉप पर बैठे हुए थे, दुकान पर हमारी, मेरे पिताजी के साथ गप लड़ा रहे थे, चाय पी रहे थे। हम्म उन्होंने उस वक़्त कहा, मुझे सुनाते हुए, कि बेटा जी कभी चोरी नहीं करनी चाहिए जीवन में। चोरी सबसे बड़ा पाप और अभिशाप है। जी इससे बड़ा पाप कोई नहीं। जी लेकिन अगर आपको गोदान कहीं नहीं मिल रहा और आप उसकी चोरी करके ले आते हो घर में पढ़ने के लिए, तो वो चोरी नहीं है। तब से एक चिनक सी लग गई अंदर कि गोदान पढ़ना चाहिए। अच्छा तो 9वीं क्लास के अंतिम दिनों तक पहुंचते पहुंचते मैंने गोदान पढ़ लिया था। गोदान वेरी उस तरह से मुझे समझ नहीं आया। मैंने गोदान को वैसे तो 7-8 बार पढ़ा है, इससे भी ज्यादा बार पढ़ा होगा। फिर तो मेरे कोर्स में भी एक बार था जी और उस पर मैंने लिखा भी है। परंतु गोदान के प्रति जो तलब तब पैदा हुई, उसने एक चिंगारी से लगा दी मेरे अंदर। ओ तो ये 67 की बात है शायद, कि जब पहला आदमी चांद पर उतरा, जी तो हम उनके लिए शुभ कामनाएं करने लगे। जी तो एक कविता मेरे मन में आई, वो उपदेशात्मक कविता थी। जालंधर से निकलता था अखबार वीर प्रताप, जी उसमें वो छपी। मैं समझ नहीं पाता था कि छपेगी भी कि नहीं। मैंने वो लिखी और एक कागज पर उतार कर उनको पोस्ट कर दी। भेज दिए हैं। वो मैगले संडे वो छप गई। अरे वाह तो मैं हैरान, और मेरे भाई बड़े ने देखी, वो भी हैरान, के कहते तुम कभी हो गया। मैंने कहा ये आपके सामने है। तो बस उपदेशात्मक सी कविता थी, मुझे अब इतना याद नहीं है। इसी तरह की थी कि चांद पर जा रहे हो तो मेरा संदेश लेते जाना, सच सदा अपने पास रखे और बांटे, यही कहते आना, ऐसी कुछ। मुझे पूरी याद नहीं है। उसके बाद फिर जालंधर से ये अखबार जो निकलते थे, पंजाब केसरी, जन प्रदीप और वीर प्रताप, इन अखबारों में हमने कहानियां, कविताएं लिखनी शुरू की, हिंदी मिला। इनमें कहानियां हमारी छपती रहीं, लेकिन आज तक मैंने उनमें से किसी भी कहानी को अपने किसी संग्रह में शामिल नहीं किया।
अरे वाह। वो एक तरह से हमारी रिहर्सल थी, हमारा कच्चापन था कि हमें कहानी लिखनी आने लगी। हम अपने भावों को अन्य लोगों के नाम लेकर प्रकट करने लगे कि जैसे किसी की कहानी सुनी तो किसी और का नाम लेकर उसमें पात्र अलग से खड़े करके उसका चरित्र चित्रण करते हुए थोड़ा सा ऐड करते हुए जी वो लिखा। तो उनमें ना तो उतना गंभीर्य था, ना उतनी समझ, ना उतना पर्सपेक्टिव। तो इस सब के कारण वो कहानियां मैंने शामिल कहीं नहीं की, लेकिन वो प्रैक्टिस होती रही क्योंकि संडे तक वीरवार को उनका संस्करण होता था, संडे का किसी और अखबार का। तो तो लगभग 15 दिन में एक आध कहानी छप जाती। गुजराल साहब आपको टोकना चाहूंगा, जी जो आपने प्रारंभिक कहानियां लिखी लेकिन उनको किसी संकलन में शामिल नहीं किया, उनको करना चाहिए, ताकि जी नवोदित नवोदित रचनाकारों को ये पता चल सके कि गुजराल साहब जहां पहुंचे हैं वहां मेहनत से और साधना से पहुंचे हैं और धीरे धीरे परिपक्व हुए हैं, धीरे धीरे एक्सपर्ट हुए हैं। मैं तो कह मैं नहीं सकता तो वो अब मुझे उपलब्ध होंगी भी कि नहीं, जो उपलब्ध हो क्योंकि कोशिश कीजिए उनको एक बार। घर की शिफ्टिंग में हमारी बहुत सी चीजें खोई हैं। एक बार तो मेरा लघु उपन्यास और मेरी कुछ किताबें, कुछ और चीजें ऐसी खोई हैं घर की कीमती, शिफ्टिंग करते वक्त। मैं कह आपको नहीं सकता बताऊं वो मुझे उपलब्ध होंगी कि नहीं, लेकिन मैं आपकी आपको बात को बताऊं, ध्यान मैंने रखूंगा। प्रेम जन्मेजय जी को यही चीज कही कि जब आप कविता लिखते थे तो कविता का संग्रह बनना चाहिए। तो जी 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 उनसे मैंने सारी जो जो खोज करके इकट्ठा कर पाए वो पूरे एक पुस्तकाकार में आ गई हैं, जी 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 अब वो जी। प्रकाशन में जा रही हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि ऐसा अवश्य करें और कोशिश करें ठीक जितनी ठीक मिल ठीक जाए। ठीक ठीक ठीक, मैं इस पर ध्यान दूंगा और तलाश करूंगा, जितनी मुझे मिल पाए उनका निकालूंगा मैं। तो जी। आगे चलते हैं। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कौन कौन सी विधा पे काम किया। कविता तो स्पष्ट हो गई, कहानियां स्पष्ट हो गई, और कौन कौन सी विधा पर काम किया आपने? मैंने कविता, कहानी, उपन्यास, लेख, इन सब पर काम किया है। बहुत सुंदर। कॉलम भी लिखा है। जी। पिछले 18-20 साल से मैं यहाँ के एक अखबार अजीत समाचार ग्रुप से जुड़ा हूँ और साप्ताहिक कॉलम लिख रहा हूँ उसमें। बहुत सुंदर। और व्यंग्य की भी एक किताब है मेरी, 3 कविता संग्रह हैं, कुछ संपादित किताबें हैं। इस तरह से आपकी शुभकामनाओं के साथ लगभग 65 किताबों की हाँ, संकलन मेरा हो चुका है। वाह 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 वाह। लगभग 65 किताबें आ चुकी हैं, 4-5 अभी आने वाली हैं। और तो तो कहाँ, इसी कौन ला इसी रहा बात है? अभी। हमारे पास तो भेजी नहीं। अरे भेजते हैं ना, आपके पास तो 2 किताबें तो आपने ही छापी हैं तो इसी साल, फिर कोरोना के बावजूद। नहीं तो 2 किताबें एक छापी। राजनीतिक कहानी में भी आपने छापी और एक अनुवाद की किताब। हाँ, तो जी जी और छपनी चाहिए, किसी दूसरे प्रकाशक के पास क्यों जाना चाहिए जब हम बैठे हैं? जी जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो आपको देने वाला हूँ एक और पांडुलिपि तैयार कर रहा हूँ, वो प्रेमचंद का मैंने जिक्र किया, जी। तो उनके सभी उपन्यासों पर लेख है उस किताब में, उनकी कहानियों पर लेख है, उनके विचारधारा पर लेख है। वो किताब मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, वो आपको ही दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। अब इन सारी विधाओं में जो अब आप काम कर रहे हैं, तो सबसे अधिक सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ या सर्वरुचिकर कौन सी विधा आपको लगी? मुझे कहानी में काम करना ज्यादा पसंद है, और फिर जब एक कहानी एक बड़े व्यापक धरातल पर सोची जाती है तो वो उपन्यास का रूप लेता है। जी। परंतु बीच में मैं उसमें समीक्षा में चला गया, आलोचना में। आलोचना में मुझे ये सोचकर जाना पड़ा कि अनेक नए लेखक आ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन उनके रचना क्रम पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जो बड़े समीक्षक हैं, बड़े आलोचक हैं, उन पर तवज्जो नहीं दे रहे। एक तो कहानी या उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसको काफी पढ़ना पड़ता है आपको। जी। आप यदि 10-15 कहानियां पढ़ेंगे तब जाकर आप 1-2 कहानियां आपको मिलती हैं जिन पर आप बात कर सकते हो। जी। तो इसलिए बड़े आलोचकों के पास इतना ना तो समय है, ना इतना श्रम, वो करते नहीं है इतना। इसलिए मैंने काफी काम आलोचना में भी किया है। तो उस समय मेरी 4-5 किताबें तो आ चुकी हैं और अभी 1-2 किताबें आने वाली हैं कहानी और उपन्यासों पर। ये हमें अच्छा पता जारी चल रहनी गया। अब चाहिए। हम अपनी पुस्तकें आपके पास भेजेंगे आलोचना लिखने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद। आपकी वो किताब तो काफी चर्चित हो रही है, तिस्से रिश्ता। इस वो रक्षा किताब भी। तो हाँ, काफी और चर्चित हो रही है। एक और खामोशी किताब की, आपका खामोशी अभी की इन दिनों चीखें, चर्चित हुई है। खामोशी की चीखें जो नई जी आई जी काव्य जी, उसी संकलन की वो बात भी कर रहा हूँ। चर्चा। उसका तो नाम ही बड़ा सुंदर है, खामोशी की चीखें। हाँ, वो कश्मीर पर आधारित है पूरी। जी जी जी। तो मैं भेजूंगा। आप भी निरंतर काम कर रहे और क्या, तभी तो मजा आता है, हो। हाँ जुनून की हाँ। तरह काम करना चाहिए। जी जी जी। तो कहानियों की विषय वस्तु कैसे ढूंढते हैं आप?
किसी सामाजिक परिवेश से ढूंढते हैं या काल्पनिकता के साथ? बिल्कुल बिल्कुल सामाजिक परिवेश से ही ढूंढते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे राजी सेठ कई बार कहा करती हैं जी। कि आपके पास अगर एक घटना है, वो घटना कहानी नहीं होती। जी। फिर उस घटना पर आपको प्रभावित तो करती है वो घटना, लेकिन वो कहानी नहीं है। फिर उसको आपको अपनी सृजनात्मक शक्ति से उसको कहानी बनाना होता है। ठीक बात। तो उसमें कल्पना भी होती है, आपका अनुभव भी होता है, और आप कहानी को, किन पात्रों को चुन रहे हो और कहाँ तक बात को लेके जा रहे हो, जी। उसकी दिशा क्या है, ये सब तय आपने करना होता है। वो उसके साथ एक वैचारिक प्रक्रिया भी जुड़ती है। सही तो बात। विचारधारा कहानी में होती है, लेकिन विचारधारा कहानी में इतनी खामोश होनी चाहिए जैसे रोटी में नमक। हाँ। इसका स्वाद तो हो, लेकिन वो आपको एहसास ना कराए कि ये नमक है। वेरी गुड। बहुत जी सुंदर शब्दावली। तो राजी साहब सेठ साहब का नंबर हमें भी दीजिएगा, जरूर जरूर जरूर। तो हम उनसे भी थोड़ा वार्ता करेंगे। हाँ, वो आजकल थोड़ा काम सुन रही हैं, कुछ बीमार चल रही हैं, हम्म। तो फोन पर बड़ी दिक्कत से बात होती है उनके साथ। आप एक बार कह दोगे तो अच्छा हो जाए। जी जी, मैं कह दूं। तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ जैसे आप वास्तविक दुनिया से विषय वस्तु उठाते हैं, वैसे ही आप पात्रों को भी उठाते होंगे या उनमें कुछ कलेवर चेंज करते हैं? जी हाँ जी हाँ, पात्र पात्र होते हैं, लेकिन वो बदले हुए रूप में होते हैं। वो वही नहीं होते जो सामने होते हैं। जी। हम उनका अंतर मन पढ़ते हैं, जितना पढ़ पाते हैं उस अंतर मन को कहानी में जिस तरह से रचनाशीलता हमें जगह देती है, उस तरह से उसको लाते। वो होते जीवन से ही हैं, जीवन से बाहर नहीं होते। जी। तो हमारी सृजनात्मकता उनको अलग रूप देती है। आपकी वो भी कहानियों अगर में हमारी कहानी पढ़े, उनको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, मैं आपकी जो कहानियां हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय कहानी आपकी कौन सी है? वो तो अभी लिखी जानी है। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब। वो भी लिखी जानी है। मैंने कहानियां लिखी हैं, लगभग 80 से ज्यादा कहानियां मेरी हो चुकी हैं, और लगभग 9-10 कहानी संग्रह आ चुके हैं। लेकिन अभी मन है और कहानियां लिखने का, उसमें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि कहानी को छोड़कर और काम करना पड़ता है, वो जरूरी हो जाता है। मैं आपसे एक निवेदन या अनुरोध करूंगा जी कि पंजाबी में जो लोक कथाएं हैं जी उनका मैं संग्रह कर रहा हूँ। जी जी। तो आपने आप, पहले भी किया है? हाँ मैंने भी और किया है, 5 किताबें मेरी आ चुकी हैं। जी तो मैं जी इसका एक पूरा भंडार बनाना चाहता हूँ, जी 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 ताकि पूरा अगर कोई सेट उठा ले तो उसे जी पूरा पता चल जाए हर क्षेत्र का। तो जी जी जी। पंजाबी में जो लोक कथाएं आपको प्राप्त हो या जहाँ सोर्स हो, वो मुझे जरूर ज्ञापित कीजिएगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखूंगा इस पर। जी। अब व्यंग में भी आपने कुछ लिखा है? मेरा एक व्यंग्य संग्रह छपा हुआ है, एक व्यंग्य संग्रह है। और कई बार प्रेम अनुरोध करते हैं, और व्यंग्य पर कई बार तो लेख के लिए कहते हैं, कई बार व्यंग्य भी मेरे प्रकाशित होते हैं उनकी पत्रिका में ही। और तो उसके अलावा मेरे व्यंग्य कहीं नहीं छपे। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेम ही मेरे प्रेरक है व्यंग्य में, हाँ। वही मेरा स्टीम इंजन है। व्यंग्य को आपको लेकर। आपको ज्ञात होगा कि हमने व्यंग पर विशेष करके 2 पुरस्कार सेटअप किए हैं, जी एक जी जी रचना जी। के लिए अच्छा। और एक आलोचना के लिए, पिछले 2 जी साल जी से। जी। तो वो व्यंग यात्रा ठीक है। में आए हुए लेखों और आलोचनाओं पर ही आधारित होते हैं, सिलेक्शन उसी में से करते हैं। जी जी, मैंने पिछले अंक में भी उनके लिए लिखा था व्यंग्य की भाषा पर, शायद आपकी नजर पड़ी हो। हाँ जरूर। पिछले अंक में भी मेरा लेख छपा था व्यंग्य की भाषा। नहीं, आप बहुत और, काम कर रहे हैं। और अभी भी उन्होंने मुझे एक उपन्यास भेजा है उस पर लिखने के लिए, स्वांग। स्वांग, वो तो ज्ञान चतुर्वेदी जी का है। जी, ज्ञान जी का। तो वो मैंने अभी पढ़ लिया और उस पर अभी लेख लिख रहा हूँ। अच्छा लिखा है स्वांग। जी जी, बहुत अच्छा उपन्यास, बहुत अच्छा उपन्यास। उसमें हमारा समय झांकता है, हमारा वक्त जो इस समय का है, जितनी हाँ। जितनी जितना हम ढलान पर गए हैं, जितना हमारे साथ बुरा हुआ है, वो सब, जितनी दबंगई आ गई है समाज में, जितनी विरूपता है, वो सारी उसमें झांकती है। बहुत सुंदर। स्त्री को लेकर, शिक्षा के स्तर को लेकर,
इस सब को लेकर व्यंग्य की टोन में। नहीं, उनके व्यंग भी बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, बहुत मार बढ़िया लिखते ये व्यंग के क्षेत्र में मैंने एक चीज देखी है गुलजार साहब, कि हरिशंकर परसाई और शरद जोशी के आगे कोई व्यंग्यकार बढ़ने नहीं पाया। जब भी बात करो तो उन्हीं की बात होती है, और पिछले 50 सालों में कोई स्तंभ खड़ा नहीं हो पाया। जबकि इतने अच्छे अच्छे व्यंग्यकार हैं, ज्ञान जी हैं, प्रेम जी हैं। प्रेम जी तो 18 सालों से अथक परिश्रम करके व्यंग्य यात्रा निकाल रहे हैं। हरीश नवल जी हैं, आलोक पुराणिक जी हैं, इतने सारे व्यंग्य रचनाकार हैं, लेकिन कोई नया स्तंभ नहीं बनने दिया किसी ने। क्यों और कैसे हुआ ये सब ये समझ में नहीं आता। जबकि किसी भी दरअसल हुआ ये कि ये जितने नाम आपने गिनवाए हैं व्यंग्यकारों के, वे महत्वपूर्ण नाम हैं। तो लेकिन जो शरद जोशी और हरिशंकर परसाई का काम है या श्रीलाल शुक्ल का जो काम है, वो तो बहुत बड़ा काम है। और वो तो अब प्रतिमाएं बन गई है ना, एक तरह का यही मार्क बन यही गया है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो पुरोधा है। हाँ, वो लेकिन है। व्यंग्य और भी व्यंग्यकार बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन एक फसल ऐसी आई है जो व्यंग्य में बड़ा सरलीकरण से काम ले रही है। तो उनके कारण बाकी जो समर्थ व्यंग्यकार हैं वो छुप रहे हैं। तो जी उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि व्यंग्य को इतनी बड़ी अपनी प्रतिभा से इसको निखार सकें। परंतु व्यंग्य लगातार लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, और व्यंग्य का स्तर नहीं बन पा रहा उससे। और हाँ, इस कारण वो दूसरे जो बड़े व्यंग्यकार हैं वो छुप रहे हैं, वो सामने नहीं उनका पता चल रहा, लेकिन काम हो रहा है, काफी काम हो रहा हमें कुछ करना चाहिए ऐसे, क्योंकि पिछले 50 सालों में कोई भी नया स्तंभ खड़ा नहीं होने दिया, या खड़ा नहीं हो पाया, जो भी कहें हम। है। नहीं, ऐसे व्यंग्यकार तो अब प्रेम जन्मेजय ही अपनी पत्रिका के माध्यम से काफी काम कर रहे हैं। उनके उसी पत्रिका के माध्यम से अनेक व्यंग्यकार सामने आते हैं और बड़ा लेकिन चुटीला और मार्मिक व्यंग्य भी लिखते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रविंद्र त्यागी के आगे नई पीढ़ी खड़ी नहीं होने पाई। नहीं, उसकी एक बात मैं ये भी समझता हूँ कि एक आपकी राजनीतिक पक्षधरता जो है ना व्यंग्य के लिए, वो बड़ी जरूरी है। हम्म। तो इस समय की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक पक्षधरता को लेकर डावाडोल हैं। डिमोरलाइजेशन जब आती है ना, मूल्यों का जब टूटन आता है, तो वो सभी क्षेत्रों में आता है। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आएगा, आर्थिक क्षेत्र में भी आएगा, डाउनफॉल आएगा, सब जगह आता है वो। समाज के स्तर पर भी आएगा, संस्कृति में भी आएगा। तो इस तरह से साहित्य में भी आया है वो। तो उसमें संभलना, उस तूफान को संभालना और फिर आगे बढ़ना, इस समय की चुनौतियां बड़ी हैं। जी तो जब तक आप राजनीतिक स्तर और अपनी राजनीतिक पैठ को नहीं समझते हो, अपने सांस्कृतिक विरासत को नहीं जानते हो ठीक से, उसमें आपकी पैठ पूरी नहीं है, तब तक आप लड़खड़ाते रहोगे या संभल नहीं पाओगे। जो आपका प्रश्न अब उसी के साथ जुड़ा हुआ है। जी। तो जैसे आप अभी कह रहे थे कि काफी लिखा जा रहा है, तो व्यंग लिखा तो जा रहा है, या कहानियां लिखी तो जा रही, साहित्य का लेखन विस्फोट है, लेकिन पाठकों का जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कारण है आपके दृष्टि में? देखिए, काफी समय से असल में पाठक जो है ना, वो पाठक कथाकार को या अपने न्यासकार को सूचित नहीं करता। हिंदी पाठक की ये त्रासदी शुरू से ही रही है, और अब दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई हैं। जैसे कि आप प्रकाशक होने के नाते भी दो चार हो रहे हो कि किताबों की उतनी बिक्री नहीं हो रही बिल्कुल ठीक जितनी होनी चाहिए, या जितनी पहले होती थी। जैसे हम सुनते रहे, जब हमने कदम रखा तब एक एक उपन्यास 5,000 10,000 कॉपी छपती थी। अब वो लगभग 500 तक हमने सुना कि आ गई, है। या और भी कम संख्या तक और आ गई। भी। वो आपकी भी, प्रकाशक की भी समस्याएं हैं, और पाठक भी थोड़ा सा कम हुआ है। परंतु इसके लिए और तैयारी करनी पड़ेगी, और गंभीर साहित्य इनकी चुनौतियों को समझना पड़ेगा, और उस लेखक को और काम करना पड़ेगा, और दक्षित होकर करना पड़ेगा। उसके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं। तो आप उदीयमान या नए रचनाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि एक तो मेरे संदेश शायद उनको पसंद आए ना आए, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि साहित्य के क्षेत्र में सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है। आपको एक लंबा रास्ता तय करके आना होगा। उसके लिए गहरा अध्ययन, गहरी पैठ, विवेचन, ये सब आपको आना चाहिए, और जल्दी घबराना नहीं चाहिए, जी और निरंतर काम करना चाहिए।
एक दो बार 2 4 10 कहानियां लिखने से काम नहीं होगा, आपको लंबी दौड़ के लिए जाना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, बहुत पढ़ना होगा, बहुत बहुत पढ़ना होगा। और इन दिनों खासकर जिन दिनों आप ये समझ रहे हैं कि मैंने 2 कहानियां 4 कहानी लिख रही, इन दिनों खासकर आपको बहुत पढ़ना चाहिए। और हिंदी के जितने मास्टर माइंड है, जितने जिनको कमलेश्वर कथा ऋषि कहते थे, उन सबको तो बड़ी गहराई से पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। जी मैं प्रेमचंद, यशपाल और शिक्षक को अभी तक पढ़ता हूँ, रांगे राव को अभी तक पढ़ता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं इन महाधीशों को, चेखव को मैं कई बार पढ़ता हूँ, मंटो को पढ़ता हूँ। मेरी तो पढ़ाई के बहुत समय लगते हैं। मैं तो अभी पिछले परिकथा के अंक में मैंने 6 कहानी संग्रहों पर लेख लिखा, कहानी की रचनाशीलता पर, गतिशीलता पर, और 6 कहानी संग्रह पर फिर लेख लिखा हूँ। और एक लेख में मुझे 2 महीने लग गए। 6 हाँ कहानी संग्रह मैंने पढ़े, उनमें से अधिकांश कहानी संग्रह नए लेखकों के हैं। जी। मैं चाहता हूं कि नए लेखक भी उनकी नोटिस लिया जाए, ताकि वो गरिमा के साथ अपना काम और कर सके। मेरा जो प्रयास है वो नए लेखकों को भी लाइमलाइट में लाने का है, जी इसीलिए जी मैंने जी। अनुस्वार में भी रखा है इस तरीके का प्रावधान। साक्षात्कार के साथ साथ कनिष्ठों के भी साक्षात्कार ले रहा हूँ, ताकि उन्हें भी अपने विचार परिपक्व करने का अवसर प्राप्त हो। जी जी जी। पिछले दिनों तक कमलेश भारती भी बता रहे थे कि उनका साक्षात्कार भी आपने किया था। जी, अब तक हम 87 साक्षात्कार कर चुके हैं वीडियो में। जी जी। एक तो आपकी पुस्तक की योजना है ना साक्षात्कारों की। हाँ, एक जो लिखित में जवाब आए हैं वो हमने पुस्तकाकार तैयार किए, और ये जो वीडियो में साक्षात्कार ले रहे हैं ये सारे के सारे एडिट होकर के यूट्यूब पे जा रहे हैं, और साथ में इंस्क्रिप्शन भी कराएंगे। तो बहुत बड़ा बड़ा काम, बड़ा काम है। आप तो निरंतर सब तरफ से अपना रचनात्मक साहित्य भी कर रहे हो, एक तरह से संपादन भी कर रहे हो, और हाँ, प्रकाशन का भी कार्य देख रहे हो। ये ऐसा है। काफी काफी गुरु ऐसा, गरिमा काम है। गुजराल साहब, सच्ची बात तो ये बताऊं कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बड़ा करने की आदत पड़ गई है। जी जी हम जी हम बजाज हिंदुस्तान में, बजाज ग्रुप में कार्यकारी निदेशक थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। जी तो जी जी। हमारे अंडर में यूँ समझिए कि 16 चीनी मिलें, 6 डिस्टिलरी, 11 कोजन प्लांट, 5 मिनी पावर प्लांट, 1 मेजर मेगा पावर प्लांट, और बजाज कॉर्प की कंपनियां जो प्लांट थे आलमंड ड्रॉप के तेल के, तो ये सारे के सारे हमारे उसमें थे। तो इतना बड़ा देखा है। जी 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 जी। मैं छोटे समझ से सकता हूँ, छोटे से अनुभव आपका बड़ा विशाल है, बड़ा गहरा और विशाल है, और कई तरह का है, विविध है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और शिक्षा दीक्षा भी उसी प्रकार की हुई, तो छोटा करने से मन नहीं भरता। जी 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 जी। और वाह वाह खाली वाह। बैठ नहीं सकता। अभी देखिए हाँ। 8:30 बज रहा है, लेकिन अपन ऑफिस के काम में लगे हुए हैं। जी 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 किसी जी। किसी दिन तो 5 इंटरव्यू हो जाते हैं, तो पूरा समय गुजर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा कि आप इतना पढ़ते हैं और इतना लिखते हैं, तो आपको समय कहाँ मिलता है अपनी किसी और हॉबी या अभिरुचि के लिए काम करने का? मेरी और कोई हॉबी नहीं है। मेरी पढ़ाई ही मेरी हॉबी है, लेखनी मेरी मेरी हॉबी नहीं है, मेरा काम है, कर्म है मेरा। अरे मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ। मुझे लगता है कि कुदरत ने मुझे ये काम दिया है, तो मुझे पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी सत्यता से इसको करना चाहिए। तो मैं बस, उससे विमुख नहीं हो सकता। तो बिल्कुल जितना समय मुझे मिल पाता है तो मैं वही करता हूँ, ठीक। समय निकाल ही लेता हूँ इसके लिए। पाठकों को कैसे आकर्षित करना चाहिए आपके हिसाब से? आपके बेहतर लेखन से आप अपने लेखन को, अपने आप को ही चैलेंज दें कि अगली बार मैं इससे और अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। तो इससे पाठक अपने आप जुड़ेगा। पाठक को खींचकर लाने की जरूरत नहीं होती है, पाठक समझता है, फिर जब पढ़ता है तो उसको आगे की चीज और अच्छी लगती है। एक तो रिपीट नहीं चाहता पाठक, आपने एक बार एक चीज कही है तो अगली कृति में वही नहीं होनी चाहिए, अलग अगली बार आप नया आयाम लेकर आए, नई बात कहें। बिल्कुल ठीक तो बात। हर बार वो कहानी भी वो नई सुनना चाहता है, पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता, हर बार नई कहानी सुनना चाहता है। तो कुछ नया लेके आए, कुछ नई सोच लेके आए, जी कुछ नए प्रश्न खड़े करें।
तब भी पाठक जुड़ता रहेगा और निरंतर आपके साथ है। जी। और युवते शैंको ने एक बार, आप तो कवि हैं, कवियों को जानते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, हमें कवि का उसके काव्य संग्रहों में पीछा करना चाहिए। उसके जितने भी काव्य संग्रह आते हैं बारी बार, सबका उसमें हमें पीछा करना चाहिए। तो इसी तरह से पाठक फिर पीछा करता है। अच्छा लेखक। लगता है, पाठक अगर पीछा करता है तो जी, अच्छा लगता है। पाठक भी चुन लेता है ना, इसको इसको मुझे पढ़ना ही है, फिर वो पढ़ता है। देखिए, प्रबंध काव्य जैसी चीजें जो लिखते हैं वो एक लंबी कहानी या एक उपन्यास ही होता है। भाषा अलग अलग होती है, लेकिन जी, पता नहीं जी, क्यों जी। पद्य उपन्यास या काव्यात्मक उपन्यास की तुलना में कहानी के उपन्यास या गद्य उपन्यास की स्वीकृति ज्यादा हुई। पता नहीं क्या रीजन है। ये इस तरह से कह सकते हैं कि जब गद्य का विकास हुआ ना, फिर ये चीजें थोड़ी थोड़ी पीछे चलती गई, थोड़ी पीछे पड़ गई। हम्म। जब कमायनी जैसे ग्रंथ लिखे गए तब तो उनका इतना स्वागत हुआ, और अब तक हो रहा है। आप तो जानते ही हैं, आप मर्मज्ञ हैं काव्य के। तो उसके बाद खंड काव्य भी आते रहे, बहुत से खंड काव्य आए हमारे सामने, और तब तक वो सारी चीजें सम्मानित होती रही, चलती रही। लेकिन फिर जब गद्य का दौर आया, और कविता में भी गद्य की शब्दावली और गद्य की थोड़ी टच और उसकी प्रेरणा और उसकी वो पुश हो रहा, तो फिर ये चीजें थोड़ी सी पीछे हो गई हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का अंत नहीं होता। सबकी अपनी अपनी राह है, और राह बनती चली जाएगी। आपकी आपके विचार में क्या गेयता का की वापसी होनी चाहिए कविता में? गीता की अपनी जगह है, हम उसकी जगह को नहीं खराब कर सकते। गीत की अपनी जगह, गीता की अपनी जगह है। गीत को दूसरी कविता से मिक्स नहीं किया जा सकता। हम्म। गीत तो याद रह जाता, कविता तो याद नहीं रहती। बहुत कम कविताएं याद रहती हैं, गीत याद रहते हैं। जी। उनकी अपनी गुणवत्ता है, कविता की अपनी गुणवत्ता है। आपके कोई गीत आपकी पहुंच में हो तो सुनाएंगे? मुझे इस तरह से स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं, कोई किताब अगर आपके आजू बाजू में हो जिससे आप सुना सकते हो एक। नहीं, मैं नहीं सुना पाऊंगा। एक तो मेरी आवाज ऐसी कोई है नहीं कि मैं मधुर आवाज में गा सकूं। मेरे पास गेयता का वो है नहीं। जी, जी। तो लेकिन मैं वो गाता रहा हूँ, कभी पथ भूल ना जाना रे, पथिक रे, पथ भूल ना जाना। वो गीत कभी गाता रहा हूँ। वेरी गुड। आज के डिजिटल युग में आपको भविष्य क्या लगता है? पाठक प्रिंट मीडिया से अलग दूरी लेगा या दोनों चलेंगे? ये वक्त ही है। इस समय आपको शायद या दूसरे लोगों को लग रहा हो कि जो सामने किताब है उसकी जगह जो वो है, दृश्य है या आभासी संसार जिसको हम कहते हैं, उसकी जगह ज्यादा है। लेकिन ये वक्त ही है, आप किताब रिप्लेस नहीं कर सकते। अच्छा। आभासी संसार किताब को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। जो मजा किताब को गोद में रखकर पढ़ने में है, या यात्रा में पुस्तक को लेकर पढ़ने में है, वो मजा लैपटॉप खोल के नहीं पढ़ सकते हो आप। सही नहीं बात तो है। मोबाइल पे जितनी बार आते हैं कि ये कहानी या ये चीजें पढ़ लो, मुझसे पढ़ी नहीं जाती। मैं तो कहता हूँ भैया मुझे प्रिंट आउट लेना है मुझे, मैं तो प्रिंट पे ही पढ़ पाता हूँ। मेरी तो अपनी, हो सकता है मेरी कमी भी हो, लेकिन फिर भी जो पुस्तक गोद में रखकर आप पढ़ते हो ना जिस तरह से, और उसकी खुशबू जो आपके भीतर उतरती है, खुमारी वो आती लाती हो, खुमारी लाती। वो अलग सी बात है। कुमारी उसी कागज और आप स्याही की जो खुशबू है वो उसके खुमारी। साथ साथ आप विचार के साथ गहरे उतरते हो, तो फिर तो क्या ही बात तो सुरक्षित माना जाए। है। जी, 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 जी। तो ये वक्त ही है, ये नहीं टिकेगा। किताब ही रहेगी, किताब जिंदा रहेगी, किताब नहीं मरने वाली, कभी नहीं मरने वाली। ये अमर है। आपके वचन सत्य हो, क्योंकि प्रकाशकों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर सब कुछ सेल्फ पब्लिशिंग में आ गया तो। नहीं, प्रकाशक तो वेब किताबें भी निकाल रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं प्रकाशकों के लिए। फिलहाल तो संकट है, मैं समझ रहा हूँ जिस तरह की आप बात कर रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली वो पुस्तक पर ही लौटना होगा, पूरी दुनिया को लौटना होगा। और पुस्तक हमारे क्या आपको ये नहीं लगता कि पुस्तकों के प्रचार हेतु या पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए या पाठकों को आकर्षित करने के लिए
लेखकों को प्रकाशकों के साथ आना चाहिए या प्रकाश बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए, जैसे बिल्कुल आना चाहिए। जैसे फिल्मों में होने लग गया है कि जो कलाकार हैं, फिल्म के अभिनेता जो हैं, वो प्रमोशन की एक्टिविटी में शामिल होते हैं। बिल्कुल आना चाहिए, हर संभव आना चाहिए, क्योंकि इस समय संकट बड़ा है, तो बड़े संकट का खुल के सामना करना ही होगा। और एक बड़े विद्वान ने कहा है कि पुस्तक संस्कृति को लेकर उसने कहा कि इस बार नया कोट नहीं बनवाते यार, कुछ नई किताबें खरीद लेते हैं, पुराना कोट ही पहन लेते हैं इस बार। सही बात है। जी जी। तो किताब ही है, किताब तो मैं ये नहीं कहूँगा नशा है, खुमारी है, लेकिन वो आपकी अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप उससे जिंदगी पाते हो। एक उपन्यास आपको कितनी ही जिंदगियों के दर्शन करवाता है जो आप जीवन में नहीं देख सकते। जीवन में नहीं देख सकते। जी जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा विसर्जित करते हैं और आपसे शुक्रिया अनुरोध डॉक्टर करते हैं साहब, कि आप बहुत बहुत इसी प्रकार धन्यवाद। समय समय पर हमें अपनी मार्गदर्शन देते रहेंगे और बिल्कुल बिल्कुल सर, कार्यक्रमों में अपने बहुमूल्य समय थोड़ा देते रहेंगे। मेरा अनुसार आपके साथ साथ बना रहेगा, निश्चिंत रहें आप, जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हूँ। धन्यवाद अनुस्वार मंच की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से।